नक्षत्रों के बारे में आप सबको बताए थे। आज हम उसी को एक बार और रिवाइज करते हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम आपको नक्षत्रों के आधार पर कैसे हम कुंडली को एनालिसिस करते हैं, इस विषय पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो और हम ज़्यादा समय जाया ना करते हुए, बिना विलंब किए हम आज की कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। मैं जब भी एस्ट्रोलॉजी में कोई भी सेशन करता हूँ, तो बेसिक से ही मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि जब तक हमको बेसिक चीज़ें क्लियर ना हो, तब तक हम कोई भी कुंडली का एनालिसिस नहीं कर सकते। तो आज उसी के तारतम्य में आज की क्लास हम नक्षत्रों पर विशेष चर्चा के रूप में आज प्रस्तुत करेंगे। आप सभी काल पुरुष की कुंडली बना लीजिए और काल पुरुष की कुंडली बनाने के बाद मैं जैसे-जैसे नक्षत्रों को कहते जाऊँगा, आप उस काल पुरुष की कुंडली में आप विभिन्न राशियों में उन नक्षत्रों को आप अंकित करते जाएँगे, तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो चलिए आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम नवग्रह मंत्र की स्तुति करते हैं, ताकि वो नवग्रह जो है आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी मार्गदर्शन हमें प्रदान करे। सभी हाथ जोड़ लेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुभूमि बुधो सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवतु। नवग्रह देवता हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना आशीर्वाद प्रदान करे और हमारे जीवन में आने वाले सभी प्रकार की जो विपत्तियां हैं, उन विपत्तियों को हर ले और हमें सुखी, अच्छा स्वास्थ्य और सौभाग्य प्रदान करे। हमारे जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहे, गम का कोई स्थान ना रहे और हमारे इस आत्मा के ऊपर उस परम पिता परमात्मा की कृपा सदैव बनी रहे। इसी मंगल और शुभकामनाओं के साथ आज हम इस कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ फिर से वही कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी कुंडली एनालिसिस हम करते हैं, तो भगवान विष्णु की ही कुंडली का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये पूरा एस्ट्रोलॉजी जो है, वो भगवान विष्णु के ही शरीर के अंगों का भाग होता है और उसी अंगों के माध्यम से हम 12 राशि, 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों का हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले कालपुरुष की कुंडली की जो मेष राशि है, कालपुरुष की जो मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है, दिमाग को रिप्रेजेंट करता है, चरित्र को रिप्रेजेंट करता है, स्वभाव को रिप्रेजेंट करता है और उनके कुल चिन्ह, पद चिन्ह को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही किसी आत्मा का जन्म होता है, आत्मा को शरीर की प्राप्ति होती है और जैसे ही शरीर की प्राप्ति होती है, ड्राइवर एनर्जी के रूप में यहाँ पर मन आकर के जुड़ जाता है। अब जैसे ही मन जुड़ता है, तो मन को अभिव्यक्त करने का कोई ना कोई तो माध्यम होना चाहिए। तो मन का भी वाहन बुध देवता को माना गया है और बुध देवता जो है, मन को ही पूरे कुंडली के लगन से लेकर के कुंडली के द्वादश भाव तक जो विभिन्न कारकत्व होते हैं, उन कारकत्वों को वो भोग कराते हैं, चाहे वो कारकत्व मटेरियल हो या फिर स्पिरिचुअल हो। और यही वह माध्यम होता है जब हमारा मन साधना के माध्यम से उस परम ज्ञान को, उस परम ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त कर
हमारा मन जो है वो पवित्र हो जाता है, अर्थात हमारे मन में पॉजिटिविटी आ जाती है, हमारे मन में उस परमात्मा की कृपा हो जाती है, और कृपा होने से हमारा मन जो है बहुत आनंदित हो जाता है। तो इस तरह से कि किस तरह से हम कुंडली के प्रथम भाव से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, आज हम उसी के बारे में नक्षत्रों के माध्यम से आप सबको समझाने का प्रयास करेंगे। तो काल पुरुष की कुंडली मेष राशि की होती है, जिसकी राशि स्वामी मंगल देव माने जाते हैं। अब यहाँ पर आत्मा का कारक जो है वो सूर्य भगवान उच्च के माने जाते हैं, और यहाँ पर शनि देव जो है वो नीच के हो जाते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि शनि को क्यों नीच का यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है ना, तो हमारे साथ पूर्व जन्मों की कार्मिक पेंडेंसी भी हमारे साथ जुड़ जाती है। तो इन्हीं कार्मिक पेंडेंसी को अपने को क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसलिए वो लोएस्ट पोटेंशियल में वो कार्मिक पेंडेंसी हमको प्राप्त होती है, क्योंकि उसी लोअर पोटेंशियल जो शनि होता है, उस शनि को ही हमको क्या करना है, उसको हमको उच्च करना है, हमको अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। हमारा जन्म ही कर्म करने के लिए हुआ है, अपने कर्मों को गति प्रदान करने के लिए हुआ है। पास्ट लाइफ में जो पेंडेंसी, जो कार्मिक अकाउंट हमारे साथ एसोसिएट हुई है, उस कार्मिक अकाउंट को कंप्लीट करना ही हमारा इस जीवन की क्या है, पर्पस है। इसलिए यहाँ पर शनि को डेबिलिटेट करके रखा गया है, लोअर पोटेंशियल, क्योंकि वही पोटेंशियल को अपने को बढ़ाना है, उसी ऊर्जा को अपने को बढ़ाना है, उसी कार्मिक जो हमारा अकाउंट है उसको हमको फुलफिल करना है। तो शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही लॉजिक के साथ यहाँ पर शनिदेव को नीच का बताए हैं, क्योंकि हमारी जो गति है वो कर्मों से ही होगी। हमारे जीवन का, हमारा स्पिरिचुअल और मटेरियल जो जर्नी है ना, वो कर्मों पर ही आधारित होगी। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, कर्म ही ईश्वर है। तो हमारा जीवन का मोटो ही है कर्म करना, इसलिए यहाँ पर शनिदेव को डेबिलिटेट रखा गया है शास्त्रकारों ने। अब मेष राशि में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 नक्षत्र है, आप चाहे तो तीनों नक्षत्रों को अंकित कर सकते हो। सबसे पहला है केतु का अश्वनी नक्षत्र। अब शास्त्रकारों ने मेष राशि में ही केतु के अश्वनी नक्षत्र को रखने के पीछे उनका क्या मोटिव हो, क्या उस कि तो मेष राशि में 3 विशेष प्रकार के नक्षत्र, केतु का अश्वनी नक्षत्र, शुक्र का भरणी नक्षत्र और सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र। अब यहाँ पर सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आत्मा हमारे शरीर में आती है तो जीवन रूपी ऊर्जा जो है उससे हमारा शरीर जो है वो क्या हो जाता है, संजीवनी शक्ति का संचार होने से हमारा जीवन की जो शुरुआत है वो वहीं से होती है। अब माता के गर्भ में, क्योंकि शनि यहाँ पर क्या है, डेबिलिटेट होते हैं, तो शनि डेबिलिटेट होते हैं, इसका मतलब क्या है, माता का गर्भ में क्या होता है, अंधकार होता है।
तो शिशु जब तक माता के गर्भ में है तब तक वो अंधकार में, शनि के इन्वायरमेंट में वो रहता है। और जैसे ही माता के गर्भ से शिशु बाहर आता है, वैसे ही आत्मा जो है सूर्य के रूप में, है ना, एग्जाल्टेड जो सूर्य होता है आत्मा के रूप में, वो उस शरीर के अंदर क्या हो जाता है, प्राण शक्ति फूंकता है, उस शरीर में संजीवनी शक्ति वो प्रदान करता है। अब यहाँ पर शुक्र का नक्षत्र, अब शुक्र जो होता है यहाँ पर क्या है, भरण पोषण करता है। भरणी नक्षत्र का मतलब ही होता है भरण पोषण करना। तो शिशु का भरण पोषण जो होता है वो माता का जो प्लेसेंटा होता है, जिसको हम अम्बिलिकल के नाम से जानते हैं, तो उसी प्लेसेंटा से क्या होता है, शिशु का पोषण होता है। अब यहाँ पर केतु के नक्षत्र को रखने का सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि केतु जो होता है ना, वो सर्जरी के कारक होते हैं जैसे ही, और इसके अलावा वो डिसोसिएशन के भी कारक होते हैं। जैसे ही शिशु का जन्म होता है, शिशु जो होता है वो अम्बिलिकल कार्ड के साथ जो है इस दुनिया में आता है। अब केतु सर्जरी का कारक होता है, तो केतु जैसे ही शिशु का जन्म होता है तो उसके अम्बिलिकल कार्ड को क्या किया जाता है, सर्जरी कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो माता से वो शिशु जो है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम प्रथम भाव से हम नक्षत्रों के माध्यम से इस तरह से हम उसको डिकोड करते हैं। तो आज के इसी टॉपिक पे हम, हमारा जो चर्चा का विषय है कि इस तरह से हम प्रथम भाव को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। चलिए अब आपको हम काल पुरुष के कुंडली के द्वितीय भाव में लेके चलते हैं। द्वितीय भाव जो है काल पुरुष की वृष राशि होती है, जिसकी राशि स्वामी चंद्रदेव होते हैं। यहाँ पर वृष राशि के राशि स्वामी शुक्र महाराज है, और इसमें चंद्रमा को उच्च का रखा गया है शास्त्रकारों ने। तो चंद्रमा को उच्च का रखने के सबसे बड़ा मोटिव क्या है कि चंद्रमा जो होता है वो माता का कारक होता है। तो माता के कारक होने की वजह से यहाँ पर शिशु का क्या होता है, भरण पोषण होता है, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र जो है और चंद्रमा ये दोनों माता का कारक है, जो शिशु को क्या करते हैं, पालन पोषण प्रदान करते हैं, शिशु का देखभाल करते हैं। अब यहाँ पर हम अगर बात करें कि द्वितीय भाव में जो है कौन कौन से नक्षत्र यहाँ पर शास्त्रकारों ने रखे हैं, तो सबसे पहला जो नक्षत्र आता है कृत्तिका नक्षत्र। अब यहाँ पर भी आत्मा आ गया, शिशु के साथ यहाँ पर भी आत्मा आ गया। दूसरा जो नक्षत्र है शास्त्रकारों ने वो रखा है रोहिणी नक्षत्र, जो चंद्रमा का नक्षत्र होता है। और तीसरा जो नक्षत्र शास्त्रकारों ने जो रखे हैं वो है मृगशिरा नक्षत्र, अर्थात मंगल का नक्षत्र। अब यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षा का भी विचार करते हैं कुंडली के द्वितीय भाव से। अब यहाँ पर गुरु महाराज को क्या कहा गया है, कारक बताया गया है। दूसरे भाव में गुरु महाराज को कारक बताया गया है। अब यहाँ पर बालक जो है अपनी प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट करता है। यहाँ पर शुक्र की राशि होती है। शुक्र जो होता है वो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं। शुक्र जो होता है वो हमारे पूर्व जन्मों के डीएनए होता है। पूर्व जन्म के जो कार्मिक साइकिल होते हैं, उस साइकिल को अपने को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब यहाँ पर दूसरे भाव में गुरु को कारक इसलिए रखा गया है ताकि बच्चा जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सके, आधारभूत प्राप्त ज्ञान प्राप्त कर सके। तो हमारी जो प्राथमिक शिक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा का विचार हम इसी कुंडली के द्वितीय भाव से करते हैं। सूर्य जो है वो आत्मविश्वास का कारक होता है। मंगल जो होता है वो हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति का कारक होता है। और तीसरा जो ग्रह है वो उसका नाम है चंद्रमा, जो माता का कारक होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बच्चे के मन में स्ट्रॉन्ग इच्छा पैदा होती है, जिज्ञासा पैदा होती है, आत्मविश्वास पैदा होता है। आप छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। वो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलते, जो कुछ भी बोलेंगे वो टू द पॉइंट बोलते हैं। तो बालक के अंदर, क्योंकि वो जिज्ञासा के रूप में जो उसके अंदर जो भाव होते हैं वो उस सूर्य के आत्मविश्वास होता है। कुछ सीखने का उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति वो मंगल से उसको मिलता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है,
चंद्रमा जो माता का कारक होता है, उस बालक के मन का कारक होता है। क्योंकि मन को यहाँ पर उच्च का शास्त्रकारों ने रखा गया है, इस कारण से आप बच्चों के मनोवृत्ति को आप समझ सकते हो कि फ्रिकल माइंडेड होते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा चंचल होते हैं। तो ये जो चंचलता होती है वो चंद्रमा के कारण होती है। चंद्रमा के बारे में आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है। वो एक बार घटता है, एक बार बढ़ता है। तो इस कारण से चंद्रमा को भी फ्रिकल माइंडेड कहा गया है, क्योंकि वो एक स्थायी स्टेबिलिटी उसके अंदर नहीं पाई जाती। तो इस वजह से उसको भी फ्रिकल माइंडेड, चंचलता के श्रेणी में हम रखते हैं। तो इस तरह से बच्चे के अंदर जो है वो प्राथमिक संस्कार, उसके कुटुंब परिवार के प्रति उनका प्रेम, इन तमाम चीजों का विचार हम कुंडली के द्वितीय भाव से करते हैं। चलिए अब हम काल पुरुष की कुंडली के तृतीय भाव में आपको लेके चलते हैं। तृतीय भाव जो होता है वो मिथुन राशि होती है, जिसकी राशि स्वामी बुध महाराज होते हैं। अब ये बुध महाराज वो क्या करता है, अब उस बच्चे के अंदर वो जिज्ञासा पैदा करता है, वो क्यूरियोसिटी पैदा करता है, ताकि वो बच्चा उस नॉलेज को गेन कर सके और उस ज्ञान को ही प्राप्ति करने के लिए निरंतर जो है वो अपना जर्नी जो है वो कर सके। तो मिथुन राशि में यहाँ भी 3 प्रकार के नक्षत्र होते हैं। मंगल देव को यहाँ पर कारक माना गया है, राहु देव यहाँ पे उच्च के होते हैं। तीसरे भाव में जितने भी पाप ग्रह होते हैं वो जो है वो स्पेशियस फल देते हैं, अच्छे फल देते हैं। यहाँ पर मंगल को कारक रखा गया है। तो तीसरे भाव में सबसे पहला मंगल का ही नक्षत्र आता है, मृगशिरा नक्षत्र। दूसरा नक्षत्र जो है वो राहु की आद्रा नक्षत्र होती है, और तीसरा जो नक्षत्र होता है वो गुरु की पुनर्वसु नक्षत्र होती है। तो इस तरह से तीसरे भाव में 3 प्रकार के नक्षत्र होते हैं। अब यहाँ पर बुध का इन्वायरमेंट है, तो बुध का जो इन्वायरमेंट होता है वो लर्निंग एबिलिटी प्रदान करता है। अब बच्चे के अंदर सीखने की उत्कंठा जो है वो प्रबल हो गई। मंगल क्या है, मंगल दृढ़ इच्छा शक्ति है, मतलब वो जो बालक है अब वो बहुत ज्यादा सीखने में वो क्या लेगा, रुचि लेगा। तीसरा जो नक्षत्र है आप देख पा रहे होंगे, राहु। राहु को किससे कंसीडर किया जाता है, राहु जो होता है वो सुपर विजडम और सुपर इंटेलिजेंस प्लानेट होता है, जिसको पता है कि अमृत का कलश कहाँ पर रखा हुआ है। तो ये जो नॉलेज है वो नॉलेज जो है उस बालक को प्राप्त होता है। और बुध जो होता है वो तो अल्टीमेट नॉलेज का ही कारक होता है, अर्थात बुध को नॉलेज गेन करके गुरु ही तो बनना है। तो इस तरह से हम तीसरे भाव से हम एफर्ट का विचार करते हैं, हमारे अंदर की पराक्रम का हम विचार करते हैं, हमारे साहस का विचार करते हैं, हमारे बाहुबल का हम विचार करते हैं। चलिए अब हम कालपुरुष की कुंडली में, कुंडली के चतुर्थ भाव जहां पर कर्क राशि स्थित होती है, जिसका राशि स्वामी चंद्रदेव होते हैं। अब चतुर्थ भाव में 3 प्रकार के नक्षत्र यहाँ पर मौजूद होते हैं। सबसे पहला गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र, दूसरा बुध का आश्लेषा नक्षत्र, और तीसरा जो नक्षत्र होता है वो शनि का पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र को 27 नक्षत्रों में सबसे पवित्र और सबसे शुभ नक्षत्र माना गया है। जो शनि इसके प्रीव्यू में आते हैं, बहुत डिवाइन नक्षत्र इसको माना गया है। अब कुंडली के चतुर्थ भाव में आप देख पा रहे होंगे गुरु का नक्षत्र, बुध का नक्षत्र और तीसरा शनि का नक्षत्र। और यहाँ पर इन्वायरमेंट किसका है, चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है वो माता का कारक होता है। अब यहाँ से चतुर्थ भाव से हम अपने मैट्रिक लेवल तक के एजुकेशन का हम विचार करते हैं। तो हमें जब विषय का चुनाव करना रहता है, बच्चा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चे को कौन से विषय में हम प्रमोट करें, या बच्चों के अंदर नैसर्गिक रूप से कौन से विषयों पर उनकी रुचि होती है। तो उन रुचियों का विचार भी हम इसी चतुर्थ भाव से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो गुरु महाराज है जो ज्ञान के कारक है, बुध महाराज है जो उस बच्चे के अंदर, ठीक है, वो लर्निंग कैपेसिटी देता है, और तीसरा है शनि महाराज
जो उसको हार्ड वर्किंग इन नेचर बनाता है। अब यहाँ पर गुरु महाराज को उच्च का रखा गया है, हायर पोटेंशियल का शास्त्रकारों ने रखा गया है। इसके पीछे रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर बालक जो है वो अपने कैरियर का महत्वपूर्ण फैसला करता है कि उस बालक को डॉक्टर बनना है या उस बालक को इंजीनियर बनना है, उस बालक को कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी बनना है, उस बालक को कोई समाज सेवा बनना है, उस बालक को कलेक्टर बनना है, उस बालक को आईसीएस और पीसीएस क्वालिफाई करना है। तो ये तमाम चीजों का विचार हम कुंडली के इसी चतुर्थ भाव से करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निर्णय लेने के लिए गुरु महाराज है, जो उसको निर्णय क्षमता प्रदान करता है, उसको विवेक प्रदान करता है, उसको बुद्धिमत्ता प्रदान करता है और मैक्सिमम लर्निंग कैपेसिटी प्रदान करने के लिए यहाँ बुध का नक्षत्र होता है। आश्लेषा बहुत स्ट्रॉन्ग नक्षत्र होता है जो उसको लर्निंग कैपेसिटी देता है, सीखने की उसके अंदर जिज्ञासा पैदा करता है। और तीसरा जो नक्षत्र होता है यहाँ पर, जैसे कि मैंने पहले बताया, गुरु का नक्षत्र, गुरु तो अल्टीमेट नॉलेज का ही कारक होता है। तो उस बालक को अपने जीवन में महत्वपूर्ण ज्ञान को क्या करना है, अचीव करना है, ताकि वो अपने कैरियर को क्या कर सके, संवार सके, अपने पैरों पर वो खड़ा हो सके, अपने व्यक्तित्व को वो सफल बना सके। तो इसके लिए जो नॉलेज होता है वो गुरु महाराज उसको प्रदान करते हैं। चलिए अब हम कालपुरुष की कुंडली के पंचम भाव के बारे में विचार करते हैं। पंचम भाव जो है वो सिंह राशि का होता है, जिसका राशि स्वामी सूर्यदेव होते हैं। पंचम भाव में 3 प्रकार के नक्षत्र यहाँ पे रखे गए हैं। सबसे पहला जो नक्षत्र होता है वो केतु का नक्षत्र होता है, मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नक्षत्र होते हैं। ये हमारे पितरों के कारक होते हैं, इनसे हम अपने इष्ट देवों का भी हम विचार करते हैं। दूसरा जो नक्षत्र होता है वो शुक्र का होता है, जिसको हम बोलते हैं पूर्व फाल्गुन नक्षत्र। ये शुक्र का जो नक्षत्र होता है वो हमारे अंदर एंटरटेनमेंट पैदा करता है, हमें संगीत के प्रति रुचि पैदा करता है, हमें विशेष क्रिएटिविटी प्रदान करता है, हमें जो है डांस में, नाटक करने में, अभिनय करने में, ठीक है। ये भाव जो होता है वो प्रेम का भी कारक होता है। तो प्रेम विवाह का और प्रथम संतान का भी विचार हम इसी कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तीसरे प्रकार का जो नक्षत्र होता है वो सूर्य का नक्षत्र होता है, ठीक है। सूर्य स्वयं अपने ही राशि में नक्षत्र के रूप में भी उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के रूप में सूर्य यहाँ पर विद्यमान होता है। और सूर्य जो है वो ज्ञान के कारक है, सूर्य जो है वो बुद्धिमत्ता के भी कारक होते हैं। अब यहाँ पर 3 नक्षत्रों को रखा गया है। यहाँ से हम अपने स्नातक स्तर की परीक्षा का भी हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। अपने एक जनश्रुति के बारे में तो सुना ही होगा कि हनुमान जी जो है वो भगवान सूर्य को क्या कर लिए थे, निगल लिए थे। तो ऐसी जनश्रुति जो है हमारे पौराणिक हिंदू धर्म शास्त्रों में देखी जाती है। लेकिन वास्तव में इसके पीछे यदि हम लॉजिक को समझने का प्रयास करें तो वो अपना प्रारंभिक मैट्रिक स्तर की एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद वो ग्रेजुएशन लेवल की, ऊंचे लेवल की, हायर एजुकेशन लेवल की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए वो सूर्य के पास गए। तो सूर्य को उन्होंने अपना गुरु बनाया। तो सूर्य भगवान ने शिष्य के रूप में हनुमान जी को स्वीकार किए और उन्होंने उसके जो ग्रेजुएशन लेवल की जो एजुकेशन थी, उस एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को उन्होंने क्या किया, कंप्लीट किया। उन्होंने हनुमान जी को उन्होंने ज्ञान दिया। तो इस तरह से पंचम भाव में जो ज्ञान के कारक होते हैं गुरु महाराज, उसको भी कारक रखा गया है। तो पंचम भाव में गुरु महाराज को इसी कारण क्या बनाया गया है, कारक बनाया गया है। ये पंचम भाव हमारे पूर्व जन्मों का भाव होता है। ये हमारे कार्मिक पेंडेंसी का भाव होता है कि पूर्व जन्म में हम कौन थे, हमने क्या कर्म करके इस जन्म में हमारा अवतरण हुआ है। तो वो सारा चीजों का जो विचार है हम उसी पंचम भाव से करते हैं और इसी पंचम भाव से ही हमें हमारे जो कार्मिक अकाउंट है वो हमको समझने पड़ते हैं। पूर्व जन्म में जो भी हमने अच्छा कर्म किए हैं या बुरा कर्म किए हैं, तो इन कर्मों का हिसाब किताब हमें यहीं से समझ में आता है। और ये आत्मा का प्रमुख घर भी होता है और आत्मा की जो रियल जो जर्नी होती है कुंडली के इसी पंचम भाव से शुरू होती है। यही जीवन का सच्चाई होता है कि जब हम अपने उस कार्मिक अकाउंट को जब हम कंप्लीट करते हैं
तो तभी हमारा जीवन जो है वो सफल होता है, वो सही डायरेक्शन में जाता है। अब हम आपको काल पुरुष की कुंडली का जो छठवां भाव है, जहां पर कन्या राशि स्थित होती है, जिसका राशि स्वामी बुध देव होते हैं। अब यहाँ पर हम तीन तरह के यहाँ भी नक्षत्र रखे गए हैं। सबसे पहला जो नक्षत्र है वो सूर्य का ही है, उत्तर फाल्गुन नक्षत्र। दूसरा नक्षत्र है यहाँ चंद्रमा का नक्षत्र है, जिसको हम हस्त नक्षत्र कहते हैं। और तीसरा नक्षत्र जो है वो चित्रा नक्षत्र होता है, जो मंगल का नक्षत्र होता है। अब ये अर्थ त्रिकोण का ये द्वितीय भाव होता है। यहाँ से हम प्रोफेशन का भी विचार करते हैं, हम सेवा का भी विचार करते हैं। और छठवां भाव तो रोग रिपु ऋण का तो है ही, ये हमारे ऑब्स्टेकल का भाव होता है। जैसे ही हम स्पिरिचुअल और मटेरियल जर्नी करते हैं, प्रारंभ करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में रोग रिपु और ऋण के रूप में क्या आता है, दुख आता है, परेशानियां आती है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं। अब यहाँ पर इसीलिए मंगल को क्यों कारक रखा गया है, क्योंकि जैसे हमको कोई रोग होगा, तो रोग होगा, कोई वायरस बैक्टीरिया जब हमारे अंदर एंटर करेगा, तो वहां पर हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्पन्न करने के लिए मंगल को वहां पर विशेष कारक रखा गया है। क्योंकि मंगल जो है वहां पर वो हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली का कारक होता है, जो हमारे शरीर को बूस्ट करता है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी पैदा करता है, ताकि वो बैक्टीरिया या वायरस जो है वो हमें कोई विशेष या बड़ा रोग ना दे सके। इसलिए वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के एंटीबॉडी को एक्टिवेट कर देते हैं, और एंटीबॉडी से फिर हम उस बैक्टीरिया को क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं, और इस तरह से हम अपने शरीर की क्या है, सुरक्षा कर पाते हैं। अब यहाँ पर सूर्य का नक्षत्र रखने के पीछे रीजन ये है कि सूर्य जो है वो हमारे स्वास्थ्य का कारक होता है। यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, यदि हमारा शरीर का स्वास्थ्य यदि अच्छा नहीं रहेगा, तब तक हम कोई कर्म अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हम अपना कार्मिक पेंडेंसी को भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य को भी, यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र को भी इसी छठवें भाव में, जो मैलेफिक भाव होता है, पहला जो त्रिक भाव होता है, वहां पर सूर्य के नक्षत्र को भी स्थान दिया हुआ है। अब चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा का हस्त नक्षत्र, हस्त का मतलब होता है हाथ, और हाथ से क्या किया जाता है, हाथ से सेवा किया जाता है, हाथ से दान किया जाता है। इसलिए यहाँ शास्त्रकारों ने, ऋषि मुनियों ने हस्त नक्षत्र को यहाँ पर स्थान दिया गया है कि यदि हम किसी का सेवा करते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं, तभी हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, और जब हमें पुण्य की प्राप्ति होगी तभी हमारा क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है। क्योंकि हम यदि लोगों के लिए, दुनिया के लिए यदि हम अच्छे कर्म देंगे, हम अच्छे चीजों को अगर दुनिया को देंगे, तो वही चीजें जो है वो रिटर्न होके हमको क्या होगी, मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि हमें कभी भी दुश्मनों के बारे में भी कभी भी मन में बुरा ख्याल नहीं लाना चाहिए। हमें सदैव जो है अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें सदैव सत्य के साथ चलना चाहिए। तो इस तरह से हम इस कुंडली के छठवें भाव को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं नक्षत्र के आधार पर। चलिए अब आपको हम ले चलते हैं कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव, जिसको हम सप्तम भाव कहते हैं। ये हमारा शक्ति स्थान होता है। इस सप्तम भाव में काल पुरुष की तुला राशि होती है, जिसका राशि स्वामी शुक्र महाराज होते हैं। तुला राशि नाम से स्पष्ट है, तुला का अर्थ ही होता है बैलेंस। अब इस जीवन का ही हमारा उद्देश्य होता है कि हम इस जीवन को क्या करें, बैलेंस करें। हमारे जीवन में कितने हमने मटेरियल गेन प्राप्त किए हैं, कितने हम स्पिरिचुअल गेन प्राप्त किए हैं, इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है। कई लोग केवल मटेरियल जर्नी ही चलते जाते हैं, तो उनका स्पिरिचुअल लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। कई लोग इतना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं कि अपने शरीर तक का ध्यान नहीं रख पाते, इतना ज्यादा साधना में तल्लीन हो जाते हैं, तो वो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाते और शरीर कमजोर हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या है, जब तक हमारा शरीर रहेगा तभी तो हम साधना कर पाएंगे, तभी इस शरीर रूपी ये जो ड्राइवर है, इस शरीर में जो हमारा मन है, उस मन को अपने को क्या करना है, उस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते से, चाहे वो मटेरियलिस्टिक के रास्ते से, दोनों रास्ते से हमको क्या करना है, पुरुषार्थ करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। और पास्ट लाइफ में जो हमारे साथ कार्मिक पेंडेंसी जुड़ी हुई है, उस कार्मिक पेंडेंसी को हमको फुलफिल करना है, उसको कंप्लीट करना है, ताकि इस जन्म मरण के चक्कर से हम क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। अब आपको तुला राशि में
3 तरह के नक्षत्रों को हमारे शास्त्रकारों ने स्थान दिया हुआ है। सबसे पहला जो नक्षत्र होता है वो है मंगल का चित्रा नक्षत्र। दूसरा जो नक्षत्र है वो है राहु का स्वाति नक्षत्र, और तीसरा जो नक्षत्र है उसे हम कहते हैं गुरु का विशाखा नक्षत्र। तो यहाँ पर मंगल के नक्षत्र हो गए, यहाँ पर गुरु के नक्षत्र हो गए, और यहाँ पर राहु के नक्षत्र हो गए। अब सप्तम भाव में जो हायर पोटेंशियल जो एनर्जी होती है वो होती है शनि देवता की। अब असली कार्मिक पेंडेंसी जो है वो यहीं से शुरुआत होता है। इसलिए कहा जाता है जब किसी व्यक्ति का विवाह होता है तो विवाह से ही उसका कार्मिक पेंडेंसी जो है जुड़ी हुई रहती है। वो उसके प्रारब्ध में कि उसको कैसा लाइफ पार्टनर मिल रहा है, वो उसकी प्रारब्ध होती है, वो उसकी प्रारब्ध की कार्मिक साइकिल होती है, और उसी कार्मिक साइकिल के अकॉर्डिंग जो है उसको उस जीवन में उसको लाइफ पार्टनर जो है वो प्राप्त होता है। तो वो जो लाइफ पार्टनर होता है उससे हमारी कार्मिक पेंडेंसी जो है वो जुड़ी होती है, पिछले कई जन्मों का संबंध है ना। शादी के समय एक मंत्र पढ़ा जाता है कि ये 7 जन्मों का संबंध है और इसको परमात्मा जो है वो तय करता है। तो ये शादी जो है वो 7 जन्मों तक होती है, ऐसा शास्त्रकारों और हमारे ऋषि मुनियों का मत है। तो अब यहाँ पर शनि की हायर पोटेंशियल जो होता है वो हमको मैक्सिमम लेवल का क्या कराता है, साधना कराता है, हमें कर्म कराता है। दूसरा, यहाँ पर सूर्य का लोएस्ट एनर्जी का मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर ज्ञान, अब उस ज्ञान को क्या करना है, अपने को इंक्रीज करना है। सूर्य की जो लोअर पोटेंशियल एनर्जी है, अर्थात हमको कर्मों के माध्यम से, शनि की हायर पोटेंशियल एनर्जी है, तो हमको कर्मों के माध्यम से जो हमारा ज्ञान जो हमारे मूलाधार चक्र में पड़ा हुआ है, उस मूलाधार चक्र में पड़े हुए ज्ञान को हमको ऊपर उठाना है। तो उस ज्ञान को ऊपर उठाने के लिए हमें शनि देव को एक्टिव करना पड़ेगा, हमें तीव्र साधना करना पड़ेगा, और उस साधना के लिए क्या चाहिए, मंगल के रूप में यहाँ पर क्या है, हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है। तो हमको दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाना है। अब यहाँ पर राहु के रूप में कौन सा नक्षत्र है, राहु के रूप में स्वाति का नक्षत्र है। ये स्वाति क्या करता है, ये हमको जीवन की उत्पत्ति में, ठीक है, जीवन के सृजन में ये हमें सहयोग प्रदान करता है। मंगल जो होता है वो भी क्या करता है, हमें जीवन की उत्पत्ति में, क्योंकि सप्तम भाव हमारा पार्टनर का भाव होता है और ये हमारे जननांग को भी प्रदर्शित करते हैं, और इस भाव का जो मुख्य काम है कि लाइफ को शक्ति देना, जीवनी शक्ति देना। जीवन की उत्पत्ति जो है वो इसी सप्तम भाव से मानी जाती है। ये माता के गर्भ का भी भाव होता है, और शिशु का जो जन्म होता है वो गर्भ से ही होता है, सप्तम भाव से ही शिशु का जन्म होता है। तो सृष्टि के उत्पत्ति में ये जो सप्तम भाव है वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब इस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, रोग रिपु ऋण के रूप में हमारे जीवन में दुख आते हैं, और दुख आने से ही हमारे मन में साधना के भाव पैदा होते हैं। हम उस परमात्मा के निकट चले जाते हैं, और उस परमात्मा के निकट जैसे ही हम जाते हैं हमारे अंदर जो है वो जो रियल स्पिरिचुअल जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। परमात्मा की ब्लेसिंग्स जो है वो कंटिन्यू हमको मिलते जाती है, और हमारे आत्मा के अंदर जो है आनंद का प्रकाश का क्या होता है, संचार होता है। तो यहाँ पर सूर्य का जो डेप्लीटेशन है, हमें उसी आत्मा के प्रकाश को क्या करना है, बढ़ाना है। हमारे शरीर के अंदर जो मूलाधार चक्र होते हैं, उस मूलाधार चक्र को अपने को क्या करना है, जगाना है, उस मूलाधार चक्र को एक्टिव करना है, और एक्टिव करने के बाद उसको मणिपुर चक्र के माध्यम से हृदय चक्र होते हुए हमें अनाहत चक्र, थ्रॉट साइकिल और आज्ञा चक्र तक की जर्नी हमको करनी है। और जैसे ही हम उस ज्ञान को, उस ज्ञान के प्रकाश को हम इन चक्रों के माध्यम से जब उसको हम हील करते हैं, तो हमारे ब्रेन से 3 तरह के महत्वपूर्ण हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीएमटी हार्मोन्स, एंडोर्फिन और मेलाटोनिन। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, यही हमारे अंदर जो सुप्रीम जो शांति होता है, जो परम शांति और परम आनंद का जो हमें एहसास प्रदान करते हैं, ये 3 हार्मोन्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इन्हीं 3 हार्मोन्स की वजह से ना तो हमको भूख लगता है, ना तो हमको प्यास लगता
लगता है, केवल हम साधना में इतने ज्यादा रत हो जाते हैं कि केवल परमात्मा के उस परम आनंदमय प्रकाश में हम आनंदित होते रहते हैं, हमारा मन प्रकाशित होते रहता है और हम स्वयं को भी भूल जाते हैं, हमारी चेतना शक्ति शून्य हो जाती है और हम उस परम शून्य के अंदर उस परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा से महसूस करते हैं। इस तरह से तो ये जो भाव होता है, ये जो साधना के बाद जो ये हमारे अंदर जो भाव होते हैं, वो कहीं ना कहीं इनके पीछे हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म रहते हैं। पूर्व जन्म में जो साधना हम अधूरे छोड़ के आए रहते हैं, उन साधनाओं को हम इन जन्म में, इस जन्म में उसको पूरी करते हैं और उस परमात्मा की कृपा को हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो इस तरह से आज का सेशन हम कुंडली के लगन से लेकर के कुंडली के सप्तम भाव तक आपको बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाने का प्रयास किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन को बहुत ही रुचि लेके, बहुत ही एंजॉय के साथ आप सभी ने सुना होगा, सीखा होगा और अनुभव किया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के ज्ञान को आप सभी हृदय से स्वीकार करेंगे। आप सभी ने बहुत ही कीमती समय से अपना समय निकाल करके इस कार्यक्रम को दिया और इस सेशन को आप सफल बनाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और इसी तरह से आप अपना